आपने सुना होगा कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसका यूज दूसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम वैसे ही चैप्टरों में से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि दूसरों चैप्टरों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और उससे जुड़ी कंसेप्ट के बारे में। यानी हम अगर सीधे सीधे बोलें तो आज सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम शॉर्ट रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी एसएचएम के अंदर हमें किन चीजों को सबसे पहले समझना है और जो हमारे माइंड में एक डायग्राम क्रिएट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो उसको हम सबसे पहले क्रिएट करने की कोशिश करेंगे आपके माइंड के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। यहां पे हमने देखिए एक ग्राफ ले रखा है पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बारे में। यानी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को अगर हम रिलेट करें तो F - du/dr होता है। ये याद है ना, क्योंकि इसी का यूज होने वाला है, इसलिए मैं ये पहले ही पूछ लिया आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां हमने पोटेंशियल एनर्जी और x का फंक्शन ले रखा है, यानी ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, और यहां पे हमने एक पार्टिकल को नीचे रख रखा है। अब नॉर्मल सोच के देखो, यहां पार्टिकल आराम से रुका हुआ होगा, लेकिन जैसे ही मैंने इस पार्टिकल को यहां से लेके गया और छोड़ दिया तो पार्टिकल क्या होगा, नीचे स्लाइड हो जाएगा और फिर वापस इधर जाएगा। मतलब इस तरह से डमाडोल होता रहेगा, मतलब ऑसिलेट होता रहेगा। ये बात समझ में आया? तो कहने का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल को हमने यहां छोड़ा है, मतलब वेलोसिटी 0 है, और जब पार्टिकल लुढ़कते लुढ़कते यहां आएगा तो सबसे ज्यादा स्पीड से आएगा, फिर धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ेगा तो स्पीड घटेगा और यहां कहीं जाके 0 हो जाएगा। तो इसी डायग्राम को, मतलब यहां से लेकर यहां तक को ही हमने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन पे डिनोट किया है। आया समझ में? तो देखिए यहां पे हम कुछ स्टैंडर्ड टर्म डिफाइन करते हैं। जैसे हमने बोला कि यहां पे बॉडी का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, और यहां पे अगर हम बात करें तो नीचे mg होगा, ऊपर नॉर्मल होगा। तो यहां पे बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स भी 0 होगा। और अगर आपको याद हो तो F - du/dr होती है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं कि u और x के बीच का फंक्शन है। मतलब इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा du/dx होगा वो 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0 होता है। ठीक है, तो इसलिए F - du/dr से बोल सकते हैं 0 है। तो यहां फोर्स 0 है, और यहां पे अगर हम बात करें तो 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां mg नीचे होगा, एक mg का कंपोनेंट होगा ना। mg का कंपोनेंट की वजह से ही तो ये नीचे लुढ़कता हुआ गया है। तो यहां पे फोर्स 0 नहीं है और यहां पे 0 हो गया। तो ध्यान दीजिए, यहां पे हम कुछ स्टैंडर्ड टर्म डिफाइन करते हैं। जहां पे फोर्स 0 होता है उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहां पे बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो जहां फोर्स 0 होती है उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन हमने वर्क पावर एनर्जी में पढ़ा है, यहां इस तरह का जब होता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहां पे जो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है, जहां फोर्स 0 है, उसको हमने एसएचएम में मीन पोजीशन बोला है। क्या बोला हमने इसको? मीन पोजीशन। तो आपको ध्यान रखना है कि एसएचएम के अंदर मीन पोजीशन वो होता है जहां पे फोर्स 0 होता है। हम अभी बात करेंगे इसकी। और यहां पे देखिए, जहां पे वेलोसिटी 0 था उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। और वही फिर से इधर जाएगा तो इस पे फिर से 0 हो जाएगी। मतलब एक्सट्रीमली बॉडी यहीं तक जा सकती है, इसके आगे नहीं जा सकता, इसलिए हम इसको एक्सट्रीम बोल रहे हैं। बाउंड्री वाला बात है। आया समझ में? तो राइट साइड पे जहां पे मैक्सिमम हाइट तक जा सकता था उसको हमने बोला पॉजिटिव एक्सट्रीम, और लेफ्ट में जहां तक मैक्सिमम जा सकता था उसको हमने बोला नेगेटिव एक्सट्रीम। अब समझिए, हमने इसी दोनों पॉइंट को पकड़ा और ऐसे सीधा करके आपको दिखा दिए। तो यहां बीच में मीन था, राइट साइड पॉजिटिव एक्सट्रीम था, लेफ्ट साइड नेगेटिव एक्सट्रीम था। तो अब हमारा ध्यान यहां से हट जाना चाहिए। अब चलिए इधर चलते हैं। ये समझ में हमने कैसे क्या लिखा? तो कहने का मतलब जहां फोर्स 0 होती है उसको हम मीन पोजीशन बोलते हैं एसएचएम के अंदर। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है बताओ एसएचएम में मीन पोजीशन क्या होता है, तो सिंपली आपको पता होना चाहिए मीन पोजीशन वो होता है जहां पे पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर इतना पता है तो आप मीन पोजीशन आराम से ढूंढ लेंगे। क्लियर है यहां तक? अब चलिए यहां पे देखते हैं, कुछ स्टैंडर्ड हमने टर्म लिखे हैं यहां पे 5 पॉइंट करके। इन्हीं सारी कैलकुलेशन को हम एसएचएम में सीखने वाले हैं। यानी अगर हम बात करें तो यहां पे जितने सारे हमने लिखे हैं इसी का कैलकुलेशन, यानी इसी के खोज में हम पूरे एसएचएम में भटकने वाले हैं। जब हमें ये सारे ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, यानी हमने जो मिनिमम मैक्सिमम वगैरह लिखा है, ये सारे जवाब हमें जब मिल जाएगा तब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
यहां तक क्लियर है? तो चलिए समझते हैं आखिर हमें किस चीज को ढूंढना है। तो जैसे हमने बोला कि मीन है, तो मीन का मतलब फोर्स जीरो होगा और यहां पे एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा क्योंकि फोर्स जीरो है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहां वेलोसिटी मैक्सिमम था, तो वेलोसिटी क्या होगा मीन पोजीशन पे? मैक्सिमम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, मीन का मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम होगा और फोर्स जीरो होगा। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्वेश्चन है। आया समझ में? तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा क्योंकि स्पीड मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। देखिए यहां सबसे नीचे है ना पार्टिकल, तो इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। तो ये मीन पोजीशन के करस्पॉन्डिंग आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। वहीं पे अगर हम एक्सट्रीम की बात करें तो यहां पे फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा। अगर फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। यहां पार्टिकल रुका हुआ था तो वेलोसिटी मिनिमम मतलब जीरो होगी। यहां पे ध्यान रखिएगा, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम बोला है हमने, जीरो नहीं बोला है। आगे चल के हम जीरो कई बार ले लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मीन का पोटेंशियल जीरो होता है, मीन पे पोटेंशियल मिनिमम होता है, ये जरूरी है। आया समझ में? लेकिन अगर हम एक्सट्रीम की बात करें तो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो ही होगा क्योंकि पार्टिकल यहां पे रुका होगा। अगर नहीं रुका होगा तो और ऊपर जाएगा, तो वो एक्सट्रीम हो जाएगा। फिर आया समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर स्पीड जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगा। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो देखिए यहां सबसे ऊपर है, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगा। तो यहां पे जितने सारे हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे हैं, सबसे पहले तो आपको मीन पे ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि अगर पार्टिकल मीन पे है तो फोर्स जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। वहीं पे अगर एक्सट्रीम पे है तो वेलोसिटी जीरो होगा और एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ये जो हमने मार्क करके दिया है आपको, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंट है। तो आपको ये सारी चीजें याद होना चाहिए, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एसएचएम में अगर हम बात करें, जैसे हमने बोला फोर्स मैक्सिमम मिनिमम होता है, तो यहां पे ध्यान दीजिए हमने केवल मैक्सिमम मिनिमम टर्म वगैरह का यूज किया है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टर्म का जो हमने यूज किया है, तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम है तो कुछ तो होगा ना, उसकी वैल्यू तो होगी। तो एक्चुअली हमें यही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमने यहां अभी बस ये बोला है कि कोई ज्यादा कोई कम होगा, लेकिन एक्चुअली कम होगा तो वो कितना होगा, ज्यादा होगा तो वो कितना होगा, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना है। आया समझ में? तो हमें सबसे पहले यहां पे बात करना है कि हमने फोर्स के बारे में बात किया है। तो देखिए यहां पे बॉडी ना मीन से, जरा ध्यान दीजिएगा, हम मीन से मोशन ऐसा अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब पार्टिकल मीन से किसी एक्स पे होगा तो यहां पे पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, मतलब यहां से कहीं इस बीच में होगा तो यहां पे भी फोर्स लगेगा। तो वो कितना फोर्स लगेगा? तो वो माइनस के इंटू एक्स लगेगा। ये आपको याद रखना है। ये एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स एसएचएम का फोर्स इक्वेशन कहलाता है। क्लियर है यहां तक? तो एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स आपको पता होना चाहिए, जहां के का मतलब फोर्स कांस्टेंट है जो आपको गिवन होता है। क्लियर है यहां तक? अब चलिए इसी का यूज करके हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, तो वहां से हमने एक्सेलरेशन निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जहां पे ओमेगा जो होगा वो अंडर रूट के बाई एम होगा, एंगुलर वेलोसिटी। आया समझ में? तो आपको ये सारे जितने सारे यहां लिखा है सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये सारे वही लिखे हमने जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको ओमेगा का फॉर्मूला ध्यान रखना है, अंडर रूट के बाई एम होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अब टाइम पीरियड की तरफ। टाइम पीरियड हमने वर्क पावर एनर्जी और पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो यहां पे देखिए ओमेगा अंडर रूट के बाई एम था, तो यहां पे रख दिया। तो टाइम पीरियड एसएचएम के अंदर अगर लिखना है आपको तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। क्लियर है? अब चलिए हम बात करते हैं, अभी तक तो बेसिक चीजें बात हुई है। अब एक्चुअली हम एसएचएम में एंटर करते हैं कि इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगा। एक्चुअली ये भी एसएचएम का ही इक्वेशन है, फोर्स इक्वेशन कहलाता है। लेकिन यहां पे देखिए जो हमने लिखा है, एक्चुअली इसी से हम सब कुछ कैलकुलेट करने वाले हैं। जितने सारे टर्म हमने यहां पे लिख रखे थे, तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। आपको ये इक्वेशन ध्यान रखना है। ए का मतलब यहां पे एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे अगर हम यहां बात करें कि मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एम्पलीट्यूड बोल रहे हैं। तो यहां ए का मतलब एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा आपको पता ही है क्या है, इंटू टी प्लस 5। यहां 5 जो होता है ना वो एक्चुअली इनिशियल फेज होती है, और यहां ओमेगा टी प्लस 5 ये टोटल जो टर्म है इसको हम इंस्टेंटेनियस फेज बोलते हैं। अब ये इनिशियल फेज इंस्टेंटेनियस फेज का क्या मतलब है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो देखिए इनिशियल फेज अगर प्यार से नाम पे पढ़े ना तो क्या लिखा हुआ है? इनिशियल फेज। फेज का मतलब पहले तो समझिए एंगल होता है, और इनिशियल का मतलब होता है, मुझे जैसा लग रहा है कि जब पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ होगा वो उसका इनिशियल होगा। होगा कि नहीं? तो जरा ध्यान दीजिए, जैसे हमने अभी बोला ना कि पार्टिकल मीन से एक्स पोजीशन पे होगा तो एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा? एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 कि पार्टिकल ये किस एक्स पे है, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसी तरह से हमने जब पोजीशन में बात किया तो हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि पार्टिकल का मीन से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उसी तरह से आप एक एंगल में भी बात कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इस डायग्राम में ध्यान दीजिएगा कि एक पार्टिकल है जो स्टार्ट जब मोशन कर रहा है ना, तो मीन से नहीं, इधर से कहीं से कर रहा है। मतलब पार्टिकल हर बार मीन से ही चले ऐसा जरूरी नहीं है। पार्टिकल मीन से भी चल सकता है, एक्सट्रीम से भी चल सकता है, मीन एक्सट्रीम के बीच में कहीं से भी मोशन स्टार्ट कर सकता है। आया समझ में? तो यहां पे हमने क्या बोला, पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे अपने मीन से d डिस्टेंस पे है। तो हम अभी डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बात कर रहे हैं कि मीन से d डिस्प्लेसमेंट जब पार्टिकल का था, d पोजीशन पे था, तब मोशन स्टार्ट किया है t इक्वल्स टू 0 पे। उसी को आप एंगल के टर्म में भी बोल सकते हैं, जिसको हमने सर्कुलर मोशन पे समझाया है कि t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल मीन से कितने एंगल पे है। तो ये फाई का मतलब है इनिशियल फेज, यानी पार्टिकल का हम दो तरीके से बात करते हैं। एक तो पोजीशन के टर्म में कि पार्टिकल जब चलना स्टार्ट किया तो मीन से कितने डिस्टेंस से चलना स्टार्ट किया है, समझ में आया। और दूसरा एंगल के टर्म में कि मीन से पार्टिकल कितने एंगल से चलना स्टार्ट किया है। तो वो होता है t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहां है, तो वो मीन से देखिए कुछ एंगल पे है, क्लॉकवाइज ही मेजर करना है आपको मीन से, तो मीन से किसी एंगल पे है, तो इसी को हम बोलते हैं इनिशियल फेज, कि पार्टिकल मीन से t इक्वल्स टू 0 पे कितने एंगल से मोशन स्टार्ट किया था। क्लियर है यहां पे? तो ये फाई कहलाएगा इनिशियल फेज। जैसा हमने अभी बोला कि ओमेगा टी प्लस फाई होता है इंस्टेंटेनियस फेज। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी टाइम टी पे कितना एंगल पे है पार्टिकल। तो देखिए t इक्वल्स टू 0 पे मान लीजिए पार्टिकल यहां था, तो किसी टाइम t पे अगर हम देखेंगे तो यहां से पार्टिकल कहीं इधर आ चुका होगा। तो ओमेगा से पार्टिकल घूम रहा है ना, एंगुलर वेलोसिटी क्या था ओमेगा, तो ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा समझते हैं हम कुछ देर के लिए। तो ओमेगा इंटू टी एंगल चलेगा ना वो टी टाइम में, यहां से लेके यहां तक। तो ध्यान दीजिए, मीन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करें तो यहां से यहां फाई था जो कि इनिशियल फेज था, फिर फाई से ओमेगा टी चल गया। मतलब किसी टाइम टी पे अगर आप देखिएगा तो पार्टिकल यहां मीन से लेके यहां तक फाई प्लस ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी प्लस फाई एंगल पे है। तो किसी टाइम टी पे पार्टिकल मीन से इतने एंगल पे ओमेगा टी प्लस फाई पे, इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेज। क्लियर है? तो इनिशियल फेज का मतलब पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे मीन से कितने एंगल पे है। क्लियर है यहां पे? वहीं अगर इंस्टेंटेनियस की बात करें तो मीन से पार्टिकल t किसी टाइम t पे कितने एंगल पे है, वो होता है इंस्टेंटेनियस फेज। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये हमने पहले भी लिख रखा है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है। यहां से अगर हम टाइम पीरियड को उठा के यहां रख दे तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होगा, जहां एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। क्लियर है यहां तक? तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले खोज की तरफ। तो अगले खोज करें वेलोसिटी का, उससे पहले हम थोड़ा सा एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम की बात करते हैं। कई बार आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जैसा आप जानते हैं कि a sin ओमेगा टी प्लस फाई होता है, तो आपको इस फॉर्मेट में नहीं दिया जाता है, कई बार आपको इस तरह के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो ये देखने से तो एसएचएम का इक्वेशन नहीं लग रहा, लेकिन देखने से जो लग रहा है वो वैसे ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए आप सबसे पहले जब भी इस तरह से साइन कॉस में इक्वेशन हो या साइन स्क्वायर वगैरह में भी हो, तो आप उसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए। अगर किसी भी इक्वेशन को सिंपली केवल साइन में या केवल कॉस में आप लिख पा रहे हैं तो वो एसएचएम का इक्वेशन हो जाएगा। जैसे इसको हम जब मैथ्स लगा के सोल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाता है, जो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का मतलब है साइन ओमेगा टी का क्या कॉफिशिएंट है, बी का मतलब कॉस ओमेगा टी का क्या कॉफिशिएंट है। तो आपको यहां से अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो आप इसको सिंपली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा प्लस माइनस जो भी रहेगा यहां पे वो प्लस थीटा लिख सकते हैं, जहां पे tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉस का जो कॉफिशिएंट है b डिवाइडेड बाय a लिख सकते हैं, जो साइन का कॉफिशिएंट है। तो ये आप प्यार से देखिए, क्या ये जो इक्वेशन है वो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई टाइप का नहीं है, जहां पे एम्पलीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल है। तो इस तरह का इक्वेशन देके आपसे इनिशियल फेज पूछा जा सकता है, जो कि आप यहां से निकालिएगा, या फिर आपसे एम्पलीट्यूड पूछा जा सकता है। तो इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन देके ये पूछा जा सकता है, तो अगर पता होगा तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और बिल्कुल सही आप करके आएंगे। क्लियर है? अब चलिए अगला खोज की तरफ निकलते हैं, वेलोसिटी की तरफ। जैसा कि हमने अभी बात किया था कि वेलोसिटी मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो यहां हमें पार्टिकल का पोजीशन मालूम है। यह पार्टिकल का पोजीशन होता है कि किसी टाइम टी पे पार्टिकल मीन से किस पोजीशन पे है, तो ये एक्स पे होता है। इसी को dx बाई dt करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, जो कि a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगा। अगर यहां से अगर हम v मैक्स की बात करें, जो कि हमने बात किया था कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है,
तो वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आपके लिए बहुत काम का है। मतलब पार्टिकल का जो अभी तक हमने समझा था कि मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, अब वो कितना होता है हमें नहीं पता था, लेकिन अभी के बाद हमें ये भी पता चल चुका है कि अच्छा भैया वो तो मैक्सिमम तो होता है बट वो ए ओमेगा होता है, जहां पे ए जो है वो एम्पलीट्यूड है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, जो कि √k/m लिखा था यहां पे। आया समझ में? तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पे तो चलिए हमने यहां टाइम के फॉर्मेट में बात किया है और यहां पे मैक्सिमम बात किया है, लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि बताओ भैया मीन से जब पार्टिकल किसी एक्स पे होगा, मतलब पार्टिकल किसी पोजीशन पे है, तो पोजीशन के टर्म में बताओ वेलोसिटी क्या होगा। तो यहां पे हर एक फॉर्मूले को हम दो तरीके से देखेंगे। पहले तो कि किसी टाइम टी पे जब होगा तो कितना होगा, जो कि यहां पे हमने ये लिखा, मैक्सिमम कितना है वो तो ये याद रखना है आपको। बाकी किसी एक्स पे होगा तो कितना होगा, मीन से किसी एक्स पे पार्टिकल है तो जो उसके पास वेलोसिटी होगा वो ओमेगा √a² माइनस x² होगा। ये काफी काम का फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है कि मीन से पार्टिकल किसी एक्स पे है तो उसके पास इतनी वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी के बारे में आप सब कुछ बता चुके हैं कि पार्टिकल जब मीन पे होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगा ए ओमेगा, जब एक्सट्रीम पे होगा तो वो तो जीरो ही है, और जब मीन एक्सट्रीम के बीच में होगा तो ओमेगा √a² माइनस x² होगा। तो यहां हर कैलकुलेशन हम तीन पोजीशन पे ही करेंगे, या तो मीन पे करेंगे या फिर एक्सट्रीम पे करेंगे। जैसा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है वैसे ही नेगेटिव पे होगा, तो हम एक साइड ही बात कर रहे हैं, या तो मीन पे करेंगे या फिर एक्सट्रीम पे या फिर मीन एक्सट्रीम के बीच में किसी एक्स या किसी टी पे। यहां तक क्लियर है? तो देखिए यहां पे किसी टाइम टी पे वेलोसिटी ये है, मैक्सिमम ये है जो कि मीन पे है, और अगर किसी एक्स पे बात करें तो ये है, और एक्सट्रीम पे तो जीरो ही है। क्लियर है? अगर हम इस पे वेलोसिटी और एक्स के बीच का अगर ग्राफ बनाएं तो वो इस तरह से ग्राफ आएगा जिसकी मैक्सिमम देखिए यहां पे सिंपली आप बता सकते हैं ये पॉजिटिव एक्सट्रीम नेगेटिव एक्सट्रीम मीन है, तो मीन पे मैक्सिमम होती है और यहां पे बाकी ये देखिए अगर देखिएगा तो इलिप्टिकल टाइप का कुछ आएगा, तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अगर यहीं पे एक्सेलरेशन की तरह बात करते हैं अब चलिए, तो इसी वेलोसिटी को dv/dt कर दीजिए तो आपको ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा कि एसएचएम में पार्टिकल का एक्सेलरेशन किसी टाइम टी पे कितना होगा, तो वो ये होगा। अब मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम यही होगा ना, -ω²a। तो माइनस क्यों आ रहा है? एक्चुअली ना एसएचएम में पार्टिकल कहीं भी हो हमेशा फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मीन की तरफ होगी, जिधर फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए फोर्स हमने इधर लिखा है, यही रीजन है कि यहां पे माइनस हमने लिखा था F = -kx, मतलब जिधर x है उसके उल्टे डायरेक्शन में फोर्स है। देखिए हम मीन से राइट साइड गए थे बट फोर्स लेफ्ट में लग रहा था, इसलिए माइनस आ गया। तो एक्सेलरेशन में भी माइनस इसीलिए है क्योंकि जिधर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट एक्सेलरेशन है। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम है। बाकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो -ω² की जगह हम सीधा ω²a लिख सकते हैं, जो कि कहां पे होता है? एक्सट्रीम पे। तो अब देखिए ये भी पता चल गया कि पार्टिकल का एक्सट्रीम पे जो मैक्सिमम हमने बोला था वो कितना होगा, ω²a होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितना इंपॉर्टेंट ये है ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी x पे पूछा जाए तो एक्सेलरेशन कैसे बताएंगे? तो यहां पे a sin ωt + ϕ को x रख दीजिए, यहां पे रख दिए, तो -ω²x जो होगा वो पार्टिकल का एसएचएम के अंदर एक्सेलरेशन है जो किसी भी x पोजीशन पे है। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो यहां देखिए ये a = mx टाइप का है ना, स्ट्रेट लाइन, तो ये स्लोप नेगेटिव है इसलिए हमने ऐसे बना दिया। अब स्लोप अगर tan थीटा देखिएगा तो वो ω² के इक्वल होगा, यही तो है x का कोएफिशिएंट जो स्लोप कहलाएगा। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि एक्सेलरेशन और x का बीच का अगर ग्राफ दिया है एसएचएम का, तो उसमें जो ग्राफ का स्लोप होगा वो एक्चुअली ω² होगा। तो ये ग्राफ देके आपसे टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, तो स्लोप से आप ओमेगा निकाल लीजिए और 2π/ω से टाइम पीरियड निकाल लीजिए। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्योंकि हमने फोर्स देख लिया, वेलोसिटी देख लिया और एक्सेलरेशन देख लिया। अब बचा हुआ एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है। तो सबसे पहले हम अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वही बात है, हम किसी टी पे और किसी एक्स पे बात करते हैं। तो यहां पे टी के बारे में हम नहीं लिखे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। बाकी आप टी के बारे में निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, तो ½ m × v को ये रख दीजिए। बाकी जो आपको जो याद होना चाहिए, जो याद रखना ही है, मस्ट है, वो हमने यहां पे लिखा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको लिखना है कि जब मीन से पार्टिकल किसी एक्स पे है तो किसी x पे पार्टिकल के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो वो ½ a² - x² होगा। मतलब हमने इस v को ½ mv² में रख दिया है, तो यहां पे ½ a² - x² बन गया। क्लियर है? यहां k का मतलब हमने k को mω² को k से रिप्लेस कर दिया है, जो कि हमने यहां से लिखा है। आया समझ में? तो यहां पे k मतलब mω² है।
तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसी x पे जो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी होगा SHM में वो हाफ k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है? अब चलिए एक से ग्राफ के बारे में देखते हैं। यहां पे देखिए दो रिजल्ट हमने लिखे हैं जो बहुत ही काम का है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी है और टाइम के बीच का है, तो एक्चुअली टाइम और काइनेटिक साइनसॉइडल इस तरह से होगी, तो ये ऐसा ग्राफ आता है। जरा ध्यान दीजिए, ये काइनेटिक एनर्जी और टाइम का है और ये एक्स और टी का है जो यहां लिखा हुआ है, जो कि साइन का कर्व है, तो ये साइन का ही बनेगा ऐसे ऐसे। आया समझ में? तो इसी ग्राफ को हमने ऊपर कर दिया है बेसिकली। कैसे ऊपर क्या समझ में आया? देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी है तो यहां पे जो v है हाफ mv स्क्वायर, इस अगर लिखेंगे तो यहां से cos का स्क्वायर बनेगा ना, तो एक्चुअली हमने ये साइन का था, cos का यहां लिखा, cos स्क्वायर का ये ग्राफ है, cos स्क्वायर x का, इस तरह से पॉजिटिव ही होंगे सारे। तो ध्यान दीजिए, यहां पे यहां से लेकर यहां तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है, जबकि अगर काइनेटिक एनर्जी में देखिएगा तो यहां से यहां गया और यहां से यहां गया, एक ऑसिलेशन हो गया। फिर इसके आगे देखिएगा तो ये दूसरा ऑसिलेशन है। जब ऑसिलेशन रिपीट होने लगता है तो वहीं तक देखिए, यहां से यहां एक जैसा है, फिर यहां से यहां सिमेट्रिकल, तो एक ऑसिलेशन यहां खत्म हो गया। तो एक ऑसिलेशन जितने टाइम में खत्म होता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। आया समझ में? तो कहने का मतलब जो SHM का टाइम पीरियड t था, यहां पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t/2। तो आपको ये दोनों रिजल्ट ध्यान रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड होता है वो SHM के टाइम पीरियड का हाफ होता है। क्लियर है? और हमने पढ़ा है कि टाइम पीरियड 2π/ω होता है, तो अगर ये हाफ है तो ओमेगा डबल हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि काइनेटिक जो एंगुलर वेलोसिटी होगा काइनेटिक एनर्जी का वो 2 टाइम्स होगा SHM की काइनेटिक एनर्जी का। देखिए, यहां जितने टाइम में एक ऑसिलेशन हुआ है, यहां उतने ही टाइम में 2 बार ऑसिलेट हो गया ना, मतलब फ्रीक्वेंसी डबल हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी डबल होता है SHM के फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी अगर डबल है तो ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है, यहां से ओमेगा भी डबल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि SHM में काइनेटिक एनर्जी का जो टाइम पीरियड है वो SHM के टाइम पीरियड का हाफ है, और जो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी है वो डबल है SHM के फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी का। क्लियर है यहां तक? तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है। बाकी अब काइनेटिक एनर्जी और x के बारे में ग्राफ की अगर हम बात करें, हमने इस इक्वेशन का यूज करके बनाया है, तो मीन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एक्सट्रीम पे 0 हो गया। तो आपको ये सारे रिजल्ट अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए अब जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो अगर कोई पार्टिकल मेन पोजीशन से किसी x पे है तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हाफ k x स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे एक चीज साथ में और भी ध्यान रखना है कि हमने मेन पोजीशन पे जो बोला था पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उसको हम 0 लेके चल रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, जहां पे जो k है वो m ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है? अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच का ग्राफ देखिए पैराबोला टाइप का है, और वैसे भी अगर हम इसको मीन बोलते हैं, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोलते हैं, तो मीन पे मिनिमम होता है, हमने इसको 0 लिया है तो यहां पे होगा, और ये पैराबोलिक है तो ये ऐसा कर्व आएगा। तो ये आपको कर्व भी ध्यान रखना है। ठीक है? अब चलिए बढ़ते हैं टोटल एनर्जी के बारे में। अब जैसा कि अगर किसी पार्टिकल का टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल एनर्जी का सिंपल मतलब क्या है कि उसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का सम कितना है। तो टोटल एनर्जी लिखा हमने काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के इक्वल होगा। हमने किसी x पे काइनेटिक एनर्जी भी लिखा है कि हाफ k a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और किसी x पे पोटेंशियल एनर्जी भी लिखा हाफ k एक्स स्क्वायर होता है। तो दोनों को हम जब सम करते हैं तो हमारे पास टोटल एनर्जी हाफ k a स्क्वायर के इक्वल आता है, जो SHM का टोटल एनर्जी है, जो कि क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी जब कोई पार्टिकल SHM करता है तो उसके पास जो भी एनर्जी होता है वो लॉस नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है जब तक वो SHM करता है। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे हमने एक ही ग्राफ में टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से पीछे भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए। तो देखिए यहां पे अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो ये कांस्टेंट है, और हाफ के a स्क्वायर है तो हमने एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल खींच दिया, ये टोटल एनर्जी का है। अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मीन पे मैक्सिमम होना चाहिए, तो मीन पे मैक्सिमम मतलब ये वाला कर्व काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मीन पे मिनिमम होगा, वो 0 है यहाँ पे, तो ये इस तरह से चला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये कर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये बताइए, जहां पे ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, ये देखिए एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वो पॉइंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे को कट कर रहा है, मतलब यहां पे दोनों क्या है? इक्वल है।
तो आपको ध्यान रखना है कि एसएचएम में मीन और एक्सट्रीम के बीच में पार्टिकल का एक जगह काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम होता है, और वो किस एक्स पे होता है, तो वो प्लस माइनस a/√2 पे होता है। मतलब मीन से निगेटिव एक्सट्रीम साइड भी जाएंगे a/√2 पे तो सेम मिलेगा, और मीन से राइट साइड a/√2 पे जाएंगे तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों वहां पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम व्हेन मीन पोजीशन एट x इक्वल्स टू x नॉट। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हमने हर जगह x इक्वल्स टू 0 पे मीन लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल्स टू 0 पे जब मीन होगा तभी एसएचएम वो कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मान लीजिए मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है, बेसिकली मीन पोजीशन ओरिजिन से कहीं और है, तो ओरिजिन से जब कहीं और होगा तो x इक्वल्स टू जो हमने a sin ओमेगा t प्लस 5 लिखा था वो तब लिखा था जब मीन पोजीशन ओरिजिन पे था, x इक्वल्स टू 0 पे था। आया समझ में? लेकिन अगर मान लीजिए मीन पोजीशन ओरिजिन पे नहीं है, x इक्वल्स टू 0 पे नहीं है, x इक्वल्स टू x नॉट पे है, तब जो पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन बनेगा वो x नॉट प्लस a sin ओमेगा t प्लस 5 बनेगा। तो ऐसा अगर कुछ कांस्टेंट है प्लस a sin ओमेगा t प्लस 5 टाइप का कुछ लिखा है, इसका मतलब यहां जो भी कांस्टेंट रहेगा वो मीन पोजीशन को बताएगा कि मीन पोजीशन इस x पे है। क्लियर है? बाकी एम्पलीट्यूड जैसा पहले था वैसे के वैसे अभी भी है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, इस केस में f इक्वल्स टू जैसे हमने लिखा था अभी से पहले माइनस kx होता है, और f 0 होगा जहां पे मीन होगा, तो x इक्वल्स टू 0 पे ही f 0 था क्योंकि माइनस kx था। लेकिन अब x इक्वल्स टू 0 पे मीन नहीं है, मतलब f इक्वल्स टू जो 0 होगा वो x इक्वल्स टू 0 पे नहीं होगा। तो इस केस में जो f होगा वो माइनस kx प्लस b टाइप का होगा। तो ये 0 कहां होगा, तो इसको f इक्वल्स टू 0 कीजिए तो b/k आया। इसी को x नॉट बोला है कि x इक्वल्स टू b/k जो है ये मीन पोजीशन है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है x नॉट, मतलब मीन पोजीशन अब x नॉट पे चला गया। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इस तरह का भी इक्वेशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी मैक्सिमम टाइम पे मीन पोजीशन हम ओरिजिन पे ही लेके इक्वेशन को दिया जाता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम का मतलब कोई स्प्रिंग है उसमें हमने मास को कनेक्ट कर दिया तो उसको स्प्रिंग मास सिस्टम बोलते हैं। ध्यान रखना है कि अगर कोई मास है जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है और स्प्रिंग का एक दूसरा एंड किसी फिक्स सरफेस से कनेक्टेड है, ध्यान रखना फिक्स सरफेस से, वो मोशन नहीं कर रहा, तब जाके टाइम पीरियड होगा 2π√m/k। यहाँ पे k जो है, जो कि फोर्स कांस्टेंट था, यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट k के ही इक्वल होगा, तो यही k आपको यहाँ पे लेना है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ओमेगा का फॉर्मूला √k/m होता है, हमने पहले ही पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अब यहाँ स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन हम दो टाइप के करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर इस तरह से स्प्रिंग कनेक्टेड है और फिर मास हमने लटका दिया, तो देखिए यहां पे अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो क्या लिखेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम ही तो है, लेकिन एक स्प्रिंग की जगह 2 दे दिया तो 2π√m/k ही होगा। बिल्कुल सही है, स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड हमेशा 2π√m/k ही होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, आप यहां पे k जो लिखेंगे वो इसमें से कौन सा k लिखेंगे, कंफ्यूज हो गए ना। इसका मतलब हमें k लिखने के लिए क्या करना है, इस दोनों स्प्रिंग के जगह एक सिंगल स्प्रिंग लगाना है, जिसको हम k इक्विवेलेंट बोल रहे हैं। मतलब जब भी एक से ज्यादा स्प्रिंग होगा तो हम कोशिश करेंगे उसको हम किसी एक स्प्रिंग से रिप्लेस करना, ठीक है। तो इस स्प्रिंग से जब हम रिप्लेस करेंगे तो इसका भी k कुछ होगा, और k उतने ही लेना है जिससे टाइम पीरियड नहीं बदलना चाहिए, बस सिस्टम का देखने का तरीका बदल रहा है कि यहाँ पे 2 स्प्रिंग था, अब एक ही स्प्रिंग है। तो जो इस स्प्रिंग का k इक्विवेलेंट होगा वो इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, और भी रहता तो हम इस तरह से जोड़ते चले जाते। यहां से आपको k इक्विवेलेंट मिल जाएगा। फिर टाइम पीरियड 2π√m/k में k की जगह k इक्विवेलेंट लिखना है, क्योंकि यहां पे 2 स्प्रिंग का तो दोनों का इक्विवेलेंट लिखना है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए यहां पे हमने a1 a2 भी लिया है। एक्चुअली क्या है कि जब ये ब्लॉक a जब नीचे आएगा तो इसमें भी कुछ इलोंगेशन होगा, इस स्प्रिंग में भी कुछ इलोंगेशन होगा। तो हमने ऐसा मान लिया कि इस ब्लॉक a का अगर a नीचे डिस्प्लेसमेंट होता है तो इसमें a1 इलोंगेट होता है, इसमें a2 होता है। तो जो a1 होगा वो कितना इलोंगेट होगा, तो k2a/k1 प्लस k2, और जो दूसरे वाले नीचे वाले में इलोंगेशन होगा वो k1a/k1 प्लस k2 के इक्वल होगा। अब इसको किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, ये जैसे हमने p पॉइंट लिया है तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ जब ये मास a नीचे जाएगा तो ये p का डिस्प्लेसमेंट नीचे कितना होगा। तो ये बताइए, ऊपर वाला स्प्रिंग जितना इलोंगेट होगा उतने ही p भी नीचे जाएगा, इसका मतलब p का डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो a1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर वहीं पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये देखिए 2 स्प्रिंग है जो पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे के, तो वो फिर सेम बात कि 2π√m/k में यहाँ 2 k है तो हम किसको लिखेंगे, इसीलिए हम दोनों स्प्रिंग को तोड़ के एक स्प्रिंग लिखेंगे जिसका k हम k इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, जो किसके इक्वल होगा, तो दोनों स्प्रिंग के k के सम के इक्वल, k1 प्लस k2, और भी रहता अगर पैरेलल में तो उसको भी जोड़ देते।
अब हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। क्लियर है? अब देखिए यहां पे दो डायग्राम मैंने दे रखा है, एक तो ऐसा, दोनों दिख रहा होगा आपको। ये दोनों ही कैसा कॉम्बिनेशन है, चलिए सोच के बताइए, क्या लग रहा है आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं? सीरीज कॉम्बिनेशन है? नहीं है, तभी तो दे रखा है। ये देखने से लग रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन है, बट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे पता चला? तो देखिए यहां पे अगर इसको आप नीचे ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं तो जितना इसमें डिस्प्लेस होगा उतने ही इसमें भी चेंज होगा लेंथ में। यहां जरा ध्यान से देखिए, स्प्रिंग कम इसमें क्या था, इस दोनों में अलग अलग, अगर के अलग है तो अलग अलग इलोंगेशन हो रहा था, लेकिन यहां पे जितना ये मास नीचे जाएगा दोनों ही स्प्रिंग में सेम इलोंगेशन या कंप्रेशन हो रही है, तो ये पैरेलल में है। तो ध्यान दीजिए यहां पे अगर इस ब्लॉक को अगर हम नीचे करते हैं तो दोनों में, एक में जितना कंप्रेशन होगा दूसरे में उतना ही इलोंगेशन होगा, मतलब ये दोनों सेम लेंथ में चेंज हो रहे हैं ना स्प्रिंग के, मतलब दोनों पैरेलल में हो गई। यहां पे भी अगर हम बात करेंगे तो इसको अगर हम इधर डिस्प्लेस करते हैं तो जितना इसमें कंप्रेशन होगा उतनी ही इलोंगेशन होगा, मतलब दोनों स्प्रिंग के लेंथ में सेम चेंज हो रही है, मतलब दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो अगर मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बताने की कोशिश करूं तो वो ऐसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको तब लेना है जब दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, बीच में कोई ब्लॉक नहीं होना चाहिए। यहां पे देखिए बीच में ब्लॉक आ गया, इसलिए ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होगा। क्लियर है यहां पे? तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग में दो मास कनेक्टेड है दोनों ही एंड पे, M1 और M2, आया समझ में? और फिर इसका टाइम पीरियड लिखना है। तो अभी हमने क्या लिखा था कि कोई स्प्रिंग हो और एक एंड कनेक्टेड हो फिक्स सरफेस से और दूसरे एंड पे मास लगा हो, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा। लेकिन यहां तो दोनों तरफ पे मास लगा हुआ है, तो यहां पे अगर m लिखते भी है अगर आप, तो कौन सा मास लिखेंगे, ये वाला या ये वाला? कंफ्यूज हो गए ना? इसका मतलब है कि हम इसको क्या करते हैं कि इक्विवेलेंट सिस्टम से रिप्लेस करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स है और जो मास है वहां पे म्यू है, जिसको हम रिड्यूस मास बोलते हैं, आया समझ में? और ये के तो वही रहेगा, तो ये m के जगह जो म्यू हमने लिखा है वो म्यू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूले से आपको रिप्लेस करना है। मतलब अब इस फॉर्मूले का आप यूज इसके लिए भी कर सकते हैं, जहां पे 2 पाई अंडर रूट m बाई के के जगह m को क्या लिखेंगे, अब म्यू लिखेंगे। क्लियर है? आप इस म्यू का यूज कर सकते हैं, तो फिर आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा इस स्प्रिंग मास सिस्टम का। क्लियर है यहां तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग दे दिया जाता है और उसको 2 या 3 पार्ट में आपको काट के दे दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो जैसे हमने L लेंथ का स्प्रिंग लिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, हमने क्या किया, m/n में काट दिया, s2 में कैसे भी डिवाइड किया जा सकता है, हमने यहां से काट दिया तो 2 स्प्रिंग बना। अब दोनों का लेंथ ऑब्वियस सी बात है अलग अलग होगा, तो एक्चुअली K जो होता है ना वो L डिपेंडेंट होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए दोनों का K भी चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बात करना है कि हमें अगर मान लीजिए ये बोला गया है कि हमने इस स्प्रिंग को SHM में यूज किया है, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। तो इस स्प्रिंग का अगर SHM में आप यूज कर रहे हैं तो 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 लिखेंगे ना, लेकिन उसके लिए आपको K1 कैलकुलेट करना पड़ेगा K के टर्म में, क्योंकि यही आपको दिया रहेगा। तो यहां पे आपको इस रिजल्ट का यूज करना है कि किसी भी स्प्रिंग को कितने भी पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, उस स्प्रिंग का K और उसका जो लेंथ होगा ना, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। मतलब इसका K इंटू L जो होगा, इसका K इंटू L और इसका K इंटू L आपस में सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी किसी भी स्प्रिंग के लिए कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, लेंथ चेंज करने से K चेंज होगा, बट K इंटू L का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो आपको इस रिलेशन को याद रखना है, जहां से आप K1 K2 आराम से निकाल सकते हैं। बाकी L1 L2 कैसे निकलेगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, जो कि बेसिक है, जो मैथ से हम निकालते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पेंडुलम के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो एक्चुअली तीनों पेंडुलम का मतलब पहले समझा देता हूं। क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है कि किसी वायर से या किसी भी स्ट्रिंग से अगर किसी मास को आपने यहां लटका रखा है और उस मास को ऐसे करके इस तरह से ऑसिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल पेंडुलम। वही अगर हम कंपाउंड पेंडुलम की बात करें तो कंपाउंड पेंडुलम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट से आपने ऐसे पकड़ लिया और ऐसे ऑसिलेट करके छोड़ दिया, तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये कंपाउंड पेंडुलम कहलाएगा। इसको हमने किसी पॉइंट से हिंज करके रखा है। क्लियर है यहां पे? अगर हम टॉर्शनल पेंडुलम की बात करें तो मान लीजिए कि किसी स्ट्रिंग में, जैसे आपने देखा होगा, बचपन में खेला होगा, कोई चीज लटक रखा है पर्दे उर्दे घर में, उसको पकड़ के ऐसे से गोल गोल घूम के फिर छोड़ते होंगे, तो उल्टा घूमते होंगे ना ऐसे। तो एक्चुअली टॉर्शनल पेंडुलम में क्या होता है, कैसे वायर है तो वायर को आप थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, ऐसे घुमाते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो वायर उल्टा घूम जाता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को, जैसे हमने वायर से ऐसे लटका रखा है, हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ा, तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट होने लग जाएगा, तो ये टॉर्शनल पेंडुलम कहलाएगा। तीनों में मतलब समझ में आया? तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, जो भी रिजल्ट यहां लिखा है यही याद रखना है, इससे काम आपका हो जाएगा।
तो सिंपल पेंडुलम में अगर टाइम पीरियड आपका निकालना है तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा। आया समझ में? आपको ये ध्यान रखना है। अब 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है, अगर आप मान लीजिए सिंपल पेंडुलम में ओमेगा पूछा जा रहा है तो ओमेगा आप अंडर रूट जी बाई एल याद रख सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होती है, वहां से कंपेयर कर लीजिए तो यहां से आपको टाइम पीरियड से ओमेगा मिल जाएगा। तो सिंपल पेंडुलम का सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी टाइम पीरियड होती है। जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यहां एल को समझना है। एल का मतलब यहां स्ट्रिंग का लेंथ नहीं है केवल, एल का मतलब होता है कि यहां पे कोई भी बॉडी आपने जो स्ट्रिंग के अंदर बांध रखा है उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास और हिंज के जहां से आपने स्ट्रिंग को बांध रखा है उसके बीच का सेपरेशन क्या है। अगर पॉइंट मास है तो एल का मतलब स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा। अगर कोई बॉडी है बड़ा सा जिसके सरफेस से आपने बॉडी को लटका रखा है लेकिन सेंटर ऑफ मास नीचे होगा ना इसके सेंटर पे, तो सेंटर ऑफ मास और हिंज जहां से बांध रखा है उसके बीच का सेपरेशन जो होगा वो एक्चुअली एल होगा। यानी यहां पे अगर हम स्मॉल एल की बात करें तो कैपिटल एल प्लस आर हो जाएगा, मतलब इसका रेडियस प्लस स्ट्रिंग का लेंथ। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एल एक्चुअली क्या है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। तो कंपाउंड पेंडुलम जैसा कि हमने देखा, कोई बॉडी है, इसी के किसी पॉइंट से हमने हिंज कर दिया तो ये बॉडी ऐसे ऐसे ऑसिलेट होगा। क्लियर है? इसका सेंटर ऑफ मास इसके हिंज से एल डिस्टेंस पे यहां कहीं है। क्लियर है? तो अब यहां पे आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, 2 पाई अंडर रूट आई एच अपॉन एमजीएल होता है कंपाउंड पेंडुलम का टाइम पीरियड। जहां आई एच का मतलब है जिसके अबाउट भी हमने हिंज करके रखा है उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। एल का मतलब है हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच का कितना का सेपरेशन है। क्लियर है? तो यहां पे आप इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखें। यहां ध्यान दीजिए, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हमने आईसीएम बोला हुआ है। तो आईसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे के का मतलब यहां रेडियस ऑफ गायरेशन है जो हमने आरबीडी में पढ़ा है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो यहां के का मतलब हो जाएगा अंडर रूट आईसीएम बाई के। क्लियर है? सेंटर ऑफ आईसीएम का मतलब जो भी बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखें। बाकी अगर हम इसी फॉर्मूले को इसमें यूज करें तो यहां पे देखिए आई एच को हमने यहां रिप्लेस किया है, तो कंपाउंड पेंडुलम का दूसरा फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन जी इंटू एल भी होता है, जहां के का मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, जो कि यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हमने एक शॉर्टकट से लिखा है 2 पाई अंडर रूट एल इक्विवेलेंट बाई जी। अब इसका मतलब समझिए, इसका क्या मतलब है। तो एक्चुअली मतलब ये है कि ये कंपाउंड पेंडुलम था, हम चाहते हैं इस कंपाउंड पेंडुलम को एक सिंपल पेंडुलम बनाना, सेम मास वाला। तो इस सिंपल पेंडुलम का लेंथ कुछ होना चाहिए ना, तो इस कंपाउंड पेंडुलम को सिंपल पेंडुलम बनाने के लिए स्ट्रिंग का जो भी हम लेंथ लेते हैं उसी को इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, जिसको एल इक्विवेलेंट हमने बोल रखा है। क्या ये बात समझ में आया आपको? तो इसका जो टाइम पीरियड होगा सिंपल पेंडुलम का वो यहां से लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो अब एल का मतलब एल इक्विवेलेंट है तो यहां से लिख दिया, जहां पे एल इक्विवेलेंट का मतलब के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एल है। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कंपाउंड पेंडुलम में क्या होता है, जैसे जैसे आप बॉडी को अलग अलग पॉइंट पे पकड़ के आप ऑसिलेट करेंगे तो अलग अलग देर टाइम तक ऑसिलेट होगा, मतलब टाइम पीरियड अलग अलग हो रही है। तो कंपाउंड पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड मिनिमम कब होगा, तो टाइम पीरियड मिनिमम के लिए एल इज इक्वल टू के होना चाहिए। मतलब अगर आप कंपाउंड पेंडुलम को उसके सेंटर ऑफ मास से के डिस्टेंस पे अगर हिंज कीजिएगा तो उसका टाइम पीरियड मिनिमम होगा, जो कि 2 पाई अंडर रूट 2 के बाई जी होगा। क्लियर है? यहां पे जहां पे आप के को यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यह फॉर्मूला ध्यान रखें। बाकी हम बढ़ते हैं टॉर्सनल पेंडुलम की तरफ। तो टॉर्सनल पेंडुलम का मतलब समझाया कि किसी बॉडी को आपने स्ट्रिंग से लटका रखा है और इसको आप ऑसिलेट करके छोड़ रहे हैं, तो ऐसे जैसे घुमाएंगे तो वायर इसको उल्टा घुमाएगा तो ये इस तरह से ऑसिलेट होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी होगा, जहां पे सी का मतलब टॉर्सनल कांस्टेंट है। जैसे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है वैसे स्ट्रिंग का टॉर्सनल कांस्टेंट सी हमने लिया है, तो यहां पे लिख सकते हैं। बाकी आई जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कि बॉडी को किसके अबाउट आप ऑसिलेट कर रहे हो। जैसे अगर रॉड है और उसके सेंटर ऑफ मास से ही अगर ऐसा आपने हिंज करके रखा है, मतलब स्ट्रिंग को लटका के रखा है, तो आप ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ऑसिलेट हो रहा है ना, तो इसका एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आई को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं सुपरपोजिशन के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस होती है कि आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि एक से ज्यादा एसएचएम आपको दिया गया है और सभी एसएचएम को मिलाकर एक सिंगल एसएचएम बनाना है, तो उस सिंगल एसएचएम का क्या इक्वेशन होना चाहिए। तो यहां पे हमने दो कंडीशन ले रखे हैं कि दो तरीके का सुपर इंपोज हो रहा है।
एक तो उन दो पार्टिकल के बीच में जो दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, मतलब एक एक्स में कर रहा है, दूसरा भी एसएचएम में कर रहा है, तो उसको हम सुपर पोजिशन से दोनों को रिप्लेस करके एक एसएचएम बनाने वाले हैं। और दूसरा कंडीशन है कि एक पार्टिकल एक्स में ऑसिलेट हो रहा है और एक पार्टिकल वाई में हो रहा है, मतलब इस तरह से ऑसिलेट हो रहा है, इस तरह से एक्स में और एक वाई में। तो इस दोनों को मिलाकर अगर हम एक सुपर पोजिशन यानी सिंगल एसएचएम का इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले तो हमने देखिए यहां दोनों जगह एक्स लिखा है, एक x1 है एक x2 है, तो यही देखकर पता चलेगा आपको कि दोनों सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, ये केस है या फिर ये। तो देखिए यहां पे एक x है एक y है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जबकि यहां पे दोनों x है मतलब सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रही है। तो हमें सेम डायरेक्शन वाला कंसेप्ट को यूज करना है। तो जब सेम डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है तो उस केस में जो सुपरपोजिशन वाला रिजल्टेंट इक्वेशन बनता है वो a sin ओमेगा t प्लस थीटा होता है, जहां पे a का मतलब है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, थीटा का मतलब है जो फाइनल इक्वेशन बनेगा उसमें कितना का फाई है, फेज है, समझ में आया। तो यहां पे आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फेजर डायग्राम का यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमने x1 x2 का फेजर डायग्राम बनाया है। तो यहां पे पहले तो ये समझिए फाई का मतलब क्या है। तो फाई का मतलब एक्चुअली यहां पे x1 x2 के बीच का फेज डिफरेंस है कि x1 x2 एक दूसरे से कितने एंगल पे था स्टार्टिंग में, ये बात समझ में आया। तो यहां पे x1 x2 के बीच में जो भी फेज डिफरेंस है उसी को हमने फाई लिखा है, क्लियर है। तो यहां पे फेजर डायग्राम पे चलते हैं। x1 को रिप्रेजेंट किया, फेजर डायग्राम पे एक्चुअली फंक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ही लिखते हैं, इसीलिए x1 में हमने a1 को लिखा है। फिर ध्यान दीजिए यहां पे ओमेगा टी था, यहां ओमेगा टी प्लस फाइव है, मतलब x2 जो है वो x1 से फाइव एंगल आगे है ना। तो अगर x1 को हमने हॉरिजॉन्टल लिया तो x2 को यहां से फाइव एंगल ऊपर लेना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस है, माइनस होता तो क्लॉकवाइज, क्लियर है। तो यहां से हमने फाइव एंगल ऊपर गए तो a2 आ गया, दोनों के बीच का एंगल फाइव था। तो ऐसा क्वेश्चन हो गया ना कि दो वेक्टर दे रखा है a1 और a2, बताओ दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा और रिजल्टेंट कितने एंगल पे आएगा, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। तो वही लिखा है कि दोनों का रिजल्टेंट जो होगा a1 a2 का वो a है, जो कि रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, जो कि अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई होगा। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर दूसरा थीटा निकालने के लिए आप tan थीटा का यूज कर सकते हैं, जहां पे a2 sin फाई बाई a1 प्लस a2 cos फाई, ये वेक्टर वाला ही है, वहां से निकाल सकते हैं। तो जब आपको a और थीटा मिल चुका है तो फिर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये बता सकते हैं एसएचएम का इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि यहां पे a और थीटा ही वेरिएबल था, तो यहां से आप लिख सकते हैं। ये सारे तब करना है जब दोनों एसएचएम सेम डायरेक्शन में हो, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सुपर इंपोज हो रही है बट दो ऐसे एसएचएम के बीच में जो दोनों एसएचएम परपेंडिकुलर कर रहा है, मतलब एक एक्स में एसएचएम कर रहा है तो एक वाई में, आया समझ में। तो एक ध्यान रखिएगा यहां मोशन जो एंगल ऑफ मोशन है वो 90 डिग्री है, कि एक एक्स में है तो एक वाई में है, वो 90 डिग्री एंगल पे मोशन कर रहा है। यहां फेज फाई 90 डिग्री नहीं है, ये आप गलती करते हैं कि अच्छा एक एक्स में जा रहा है एक वाई में जा रहा है तो दोनों के बीच का फेज 90 हो गया। अरे नहीं, वो एंगल ऑफ मोशन है भाई, एंगल ऑफ मोशन अलग होता है और फेज डिफरेंस अलग होता है। तो यहां पे उतना हम अभी डेप्थ में नहीं जा रहे, तो फिलहाल अभी समझिए हमने एक एक्स में जो चल रहा है उसको a1 sin ओमेगा टी बोला है और y में जो चल रहा है वो a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव है, जहां पे फाइव का मतलब फेज डिफरेंस है। अब यहां पे हम दो केस लेंगे फिर से कि जब फाइव 0 या 180 होगा तब, या फिर 90 होगा तब। यही दोनों केस आपसे पूछे जाते हैं। फाइव ऐसे होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट ये दोनों केस ही आपको पढ़ना है। तो यहां ध्यान दीजिए जब 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो यहां से जो y और x में रिलेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है, जो कि y इक्वल्स टू mx टाइप का है ना, स्ट्रेट लाइन टाइप का। तो कहने का मतलब यहां जो पाथ ऑफ रिजल्टेंट मोशन होगा ये दोनों एसएचएम के मिलने के बाद जो एक एसएचएम हम या फिर एक इक्वेशन जो बनाना चाह रहे हैं, तो एक मोशन जो हो रही होगी वो एक स्ट्रेट लाइन पे हो रही होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर दो पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है तो उसके सुपर इंपोज से जो रिजल्टेंट पाथ बनेगा वो एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बनेगा। यही आपके लिए काम का है जो ध्यान रखना है, क्लियर है। बाकी यहां पे अगर हम रिजल्टेंट इक्वेशन की बात करें तो अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर sin ओमेगा टी होगा, जो कि ये दोनों का रिजल्टेंट इक्वेशन है। तो ध्यान से देखिए ये एसएचएम का इक्वेशन है, मतलब इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो सुपर इंपोज होगा इस केस के अंदर 0 और 180 डिग्री फेज के अंदर, तब जाके जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगा वो भी एक एसएचएम ही होगा और वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पे हो रही होगी, क्लियर है। यहां पे जिसका एम्पलीट्यूड अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं पे अगर फाई 90 डिग्री होता है तब क्या होगा, तो जब फाई 90 होगा तो यहां पे रखने के बाद हम एक्स वाई में रिलेशन फाइंड किए हैं, तो ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। देखिए आप ध्यान से, ये इलिप्स का इक्वेशन है, अगर a1 a2 अलग अलग है तो,
क्लियर है? तो वही लिखा है कि पाथ ऑफ रिजल्टेंट मोशन इलिप्स भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। तो यहां पे इलिप्स कब होगा? जब a1 a2 अलग अलग होगा, और सर्कल कब होगा? जब a1 a2 क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। आप मैथ का स्टूडेंट है तो अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है? तो आप ये इसको ध्यान रखना है। बाकी यहां पे जो रिजल्टेंट मोशन होगा ना, वो SHM नहीं होगा। यहां पे ये SHM गलती से लिख दिया मैंने, होगा, यहां पे नहीं होगा। आया समझ में? मतलब रिजल्टेंट मोशन विल नॉट SHM, यहां पे नोट लगाना जरूरी है, SHM नहीं होगा, बट पीरियोडिक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब सुपर पोजिशन में सेम डायरेक्शन में जब सुपर इंपोज होगा दोनों SHM का, तो ऐसा कुछ करना है। अगर दो SHM परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और दोनों के बीच का फेज 0 और 180 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और जो रिजल्टेंट इक्वेशन होगी वो एक SHM का होगा, जो कि एम्पलीट्यूड इतना होगा। क्लियर है? वहीं पे अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है तो वहां रिजल्टेंट पाथ या तो सर्कल होगा या इलिप्स होगा। सर्कल तब होगा जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होगा, और इलिप्स तब होगा जब दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा, ठीक है? और बाकी अगर हम बात करें रिजल्टेंट इक्वेशन की, तो रिजल्टेंट जो इक्वेशन मोशन होगा वो SHM नहीं होगा, केवल पीरियोडिक होगा। क्लियर है? तो ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। तो हमने इस वीडियो में SHM से रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसी चैप्टर के लिए नहीं, बाकी चैप्टर के लिए भी, क्योंकि SHM का यूज 12th में भी बहुत ज्यादा किया जाता है। मैक्सिमम चैप्टर में आपको SHM लगा के अच्छे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको ये सारे रिजल्ट अच्छे से पता होना चाहिए, तो आप SHM में कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। तो सारे अच्छे से फॉर्मूले को याद कीजिए, और सारे फॉर्मूले से रिलेटेड आप कोशिश कीजिए कि न्यूमेरिकल का भी प्रैक्टिस कर ले, ताकि आप एग्जाम में बिना डरे बैठ सके। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।